अगर बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं, इस मॉडर्न यानी कि हमारी जो मॉडर्न युग है, उस मॉडर्न युग की जो साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जो इसके साइकोलॉजी का जो पिता है उसको हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग स्वानसन के रूप में जानते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना, यानी कि आधुनिक के कोशिका विज्ञान के जो पिता है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जो पिता है, साथ ही ध्यान देना कि उसको हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग किस रूप में, उसको हम लोग स्वानसन के रूप में जानते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि फादर, साथ ही ध्यान देना, अब आगे हम बात कर रहे हैं कि फादर ऑफ बोल सकते हैं कि जो फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, यानी कि इंडियन बात कर रहे हैं कि जो भारतीय कोशिका विज्ञान यानी इंडियन फादर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उसके रूप में किसको जाना जाता है। तो आपको पता नहीं इस समय रोहित शर्मा चल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग उन शर्मा जी को, बेटे को याद करते हैं, एके शर्मा। अब ये मत बोलना कि रोहित शर्मा का बेटा है, बस मैंने इसी तरह बोल दिया। तो ध्यान देना, एके शर्मा को फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान। तो ये हमारी जो कहानी चल रही है, अभी हम बात करें साइकोलॉजी के बारे में, और ये वेरी वेल की जो साइकोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं भाई, तो कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। एक चीज और ध्यान देना कि अब हम यहाँ से एक नए पॉइंट की शुरुआत करेंगे, जिस पॉइंट का नाम है, जिसको हम लोग सेल यानी कोशिका के रूप में जानते हैं। मेरे साथ ही ध्यान देना, हम कोशिका के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात चर्चा करते हैं इन सब के बारे में, तो याद रखना कि जो कोशिका है ना, इसकी खोज किसने किया था, तो जो इसकी खोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। मेरे दोस्त याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 ईस्वी में इस कोशिका का खोज किया था। एक चीज याद रखना, ये जो रॉबर्ट हुक की कहानी हम लोग बात करें, वह कैसे इन्होंने इस कोशिका की खोज किया था। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, तो याद रखना कि ये जो है अक्सर ऐसे ही होता है भाई, हम बात कर रहे हैं कि अक्सर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इतना तो आपको हिंदी आना चाहिए कि इसका हिंदी फादर मैंने पिता होता है, और मॉडर्न मैंने आधुनिक होता है, इंडियन मैंने भारतीय होता है। इतना तो आपको हिंदी आना चाहिए, जो कोई भी और रीता जी है, तो इतना तो आपको हिंदी आना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको इतना हिंदी आना चाहिए कि फादर मैंने पिता होता है, और इंडियन मैंने भारतीय होता है, और साइकोलॉजी का मैंने इंग्लिश लिख रखा है। इतना आपको हिंदी आना चाहिए, है कि नहीं। आप खुद सोचो कि फादर मीन्स क्या होता है। अजीब अजीब हाल है यार, ठीक है। कोई भी हो, मतलब कि रीता जी हो या फिर संतोष कुमार हो, ठीक है, नहीं संजू कुमार, ऐसा कुछ भी है। फादर मैंने पिता होता है, फादर मीन्स क्या होता है, ओके। हाँ सर, कमेंट्स पे कम ध्यान दीजिए, बिल्कुल कमेंट्स पे बिल्कुल। हम इनसे पूछेंगे फोन करके भाई क्या सोच रहे थे आप, बट अभी तक तो बताया नहीं इन्होंने, फोन लगा भी नहीं मेरा। तो इन्होंने कुछ सोच रहा होगा, फोन लगा नहीं मेरा व्यस्त है। तो इन्होंने जो सोच रहा था कि क्या, मतलब कुछ सोच रहे होंगे, तब तक क्या होता है कि एक पेड़ था, और पेड़ के बगल, पेड़ से एक छाल नीचे गिरती है। पेड़ की जो छाल होती है ना, छाल। अब आपको पता होगा कि जो पेड़ की छाल, जब पेड़ से उसका संबंध छूटा, जब पेड़ से उसका रास्ता छूटा, तो एक प्रकार के डेड हो गए, यानी कि अब उसके सेल्स जो है कुछ देर के बाद क्या होंगे, डेड कर जाएंगे। क्योंकि सेल तभी काम जीवित रहता जब उसके अंदर में जब उसके अंतर्गत में क्या होती, तो आहार जाते हैं, और वही आहार ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या करता, तो अपने आप को ऊर्जा और जीवित रखता। लेकिन पेड़ की छाल जो है गिर गया, तो इनको डेड हो गया। और उन्होंने क्या किया कि उस छाल को उठाया, उस छाल को स्क्रब करना स्टार्ट किया। और जब छाल को स्क्रब करना स्टार्ट किए, तो स्क्रब करते करते उन्होंने, उनके हाथ में एक पार्ट बचा था, और उस पार्ट को उन्होंने जब देखा, तो उस पर एक विशेष प्रकार की आकृतियां दिख रही थी। कहा जाता है कि भाई वो आकृति किस टाइप की थी। तो उन्होंने अब क्या किया कि भाई देखा कि ये क्या है। फिर वो गए घर, और रॉबर्ट हुक के द्वारा, अपने द्वारा खुद का बनाए हुए जो उनकी सूक्ष्मदर्शी थी, जो माइक्रोस्कोप था, उसके माध्यम से जब उन्होंने देखा ना, तो उस पर जो है कुछ इस प्रकार की क्या थी, तो कुछ इस प्रकार की आकृतियां उनको देखने को मिली। मेरे दोस्त याद रखना, कुछ इस प्रकार की उनके ऊपर, यानी उस छाल के ऊपर क्या देखा, तो उन्होंने आकृति को इस प्रकार से देखा था। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये एक प्रकार का जो एक पूरे के पूरे खाली स्थान है भाई। और उन्होंने इसे एक नाम दिया, जिसको उन्होंने आज हम लोग किस रूप में, तो आज हम लोग सेल के रूप में, यानी कि उन्होंने SHELL, जिसका मतलब होता है खाली स्थान। उन्होंने बोला कि एक प्रकार का खाली स्थान है भाई। इसलिए कहा जाता है कि जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था, वो कहाँ किया था भाई, तो पेड़ की छाल में किया था। कहाँ किया था, तो कॉर्क ऑफ प्लांट के अंतर्गत। मैंने बोला कि जो कॉर्क ऑफ प्लांट होते हैं ना, कॉर्क ऑफ प्लांट के बारे में बात करते हैं, उसके अंतर्गत में उन्होंने क्या किया था, इस कोशिका की खोज किया था। अब ध्यान देना कि जो कोशिका की खोज किया था उन्होंने, अब हम बात करते हैं कि जो कोशिका की खोज किया उन्होंने, अब उन्होंने जो कोशिका की खोज किया है भाई, तो वो जो कोशिका की खोज किया था, वो एक प्रकार की कैसी से, तो याद रखना कि वो एक प्रकार की डेड सेल था। वो एक प्रकार का कैसा सेल था भाई, तो डेड सेल था, यानी कि एक प्रकार की मृत कोशिका थी। इस बात को आपको ध्यान रखना। बस इन्होंने इस बात को बताया था कब, 1665 ईस्वी में, जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति, अगर मान लो कि आपके पड़ोसी है कोई, और आपके पड़ोसी कोई अच्छा काम करते हैं, तो आपके अंदर भी ललक होती है कि चलो भाई हम भी कुछ अच्छा करते हैं। इन्होंने तो इस काम को किया, चलो ठीक है, बल्ले बल्ले इन्होंने कर दिया। लेकिन अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करना स्टार्ट किया, बट किसी के हाथ लगा कुछ और किसी के हाथ तो कुछ नहीं लगा। बातें आगे बढ़ रही थी, और आगे बढ़ते बढ़ते बातें पहुंच गई है 1674 ईस्वी में। बातें आगे बढ़ रही थी, और बातें आगे आगे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई, तो भाई याद रखना, वो बातें पहुंच गई थी हमारी 16 यानी कि 1674 ईस्वी में। वो बातें कहां पहुंच गई, 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ल्यूवेन हॉक। साथ ही याद रखना कि साइंटिस्ट का हम लोग किस नाम से, जिनको हम लोग ल्यूवेन हॉक के नाम से जानते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनको हम लोग ल्यूवेन हॉक के रूप में जानते हैं, ठीक है, ल्यूवेन हॉक के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो ये जो ल्यूवेन हॉक थे, जिन्होंने क्या किया भाई, तो जिन्होंने अलग अलग प्रकार के जीवों का खोज किया, जिसे हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की आकृति जो है कुछ इस प्रकार से होती है। बैक्टीरिया की जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार से होती है। तो ध्यान देना कि लिविन हॉक ने क्या किया कि इस जीवाणु के ऊपर, यानी ये सभी के सभी क्या है भाई, ये सभी के सभी बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया की भी खोज इन्हीं के द्वारा किया गया था। इन जीवाणु के ऊपर जब इन्होंने रिसर्च किया, और इनके ऊपर जो है माइक्रोस्कोप के माध्यम से कुछ देखने का प्रयास किया ना, तो इसके ऊपर भी सेम वही चीज दिखा, खाली स्थान, जो कि प्लांट के छाल में दिखा था, यानी पेड़ के छाल में दिखा था। तो इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ पादप ही नहीं, पादप के अलावा और भी जितने भी हमारी इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं,
हम बात करते हैं पादप के अलावा और भी जितने भी जीव है ना, वो सभी जीवों के ऊपर भी खाली स्थान पाए जाते हैं, और खाली स्थान नहीं है। उन्होंने वही बोला कि ये खाली स्थान नहीं, यह एक प्रकार की सेल होती है जिसको हम लोग कोशिका के रूप में जानते हैं। ध्यान देना कि फिर उन्होंने क्या किया भाई, तो इन्होंने खोज किया किसका, तो इन्होंने सेल, यानी हम बोल सकते हैं कि इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया। लिविंग सेल यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, तो जीवित कोशिका की खोज किया। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया, इस बात को आप लोग याद रखना। तो ये हम बात करें किसके बारे में, तो लिवेनहॉक। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ, हु वाज द डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल, देन यू हैव टू से लिवेनहॉक। लिवेनहॉक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी खोज किया था। तो साथ ही ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं लिवेनहॉक के बारे में तो बहुत सारी कहानियां और बनती हैं, और कहानियां बनने का मतलब यह है कि इन्होंने और भी बहुत सारी चीजों का खोज किया। अगर बात करें लिवेनहॉक ने और किसका किसका खोज किया है, अगर हम लोग इनकी खोज के बारे में डिस्कस करते हैं तो याद रखना कि सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि जो बैक्टीरिया की खोज जो किया है, बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया है मेरे दोस्तों, याद रखना ये वही लिवेनहॉक है, उनके द्वारा किया गया है। उसके बाद बात करते हैं जो हम लोग आरबीसी जानते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल बोलते हैं, उसकी भी खोज इन्होंने किया है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की भी खोज, जीवित कोशिका यानी हम बोल सकते हैं कि लिविंग सेल की भी खोज किसने किया, तो इन्होंने किया है। आप लोग हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है जिसको हम लीवर के रूप में जानते हैं, उस लीवर की भी खोज किसने किया, यही किया है। हम बात करें प्रोटोजोआ के बारे में, तो जो प्रोटोजोआ है उसकी भी जो खोज किसने किया, तो इनके द्वारा ही किया गया है। तो इस बात को भी साइड से आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इन बातों को भी साइड से आप जरूर याद रखिएगा कि इन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया भाई, तो मैंने ये बताया कि जो लिवेनहॉक है, इन लिवेनहॉक के बारे में बात करते हैं कि लिवेनहॉक ने क्या क्या काम किया। तो लिवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किया, तो ये कोशिकाओं का खोज किया था, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब आगे चलते हैं हम लोग भाई, आगे हम लोग की बातें यहीं पे खत्म नहीं होती है, और बातें हमारी और आगे बढ़ती है, और भी हमारे आगे बढ़ती है, और बातें आगे बढ़ते बढ़ते हम बोल सकते हैं, साथ ही ध्यान देना क्या बोल सकते हैं कि हमारे और भी अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके ऊपर, इस सेल के ऊपर एक विशेष प्रकार की क्या किया, कि अपना विशेष प्रकार की अपनी क्या किया भाई, तो अध्ययन करना स्टार्ट किया। और अध्ययन करने के माध्यम से दो साइंटिस्ट और आते हैं, और ये बातें पहुंच गई 1838 और 39 ईस्वी में। ध्यान देना, हम बोल सकते हैं कि 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन, जो कि एक प्रकार के जर्मन साइंटिस्ट थे। ध्यान देना कि एक प्रकार के जर्मन थे, और ये जो है बोटनिस्ट थे। इस बात को याद रखो, बोटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान के, बोटनी का मतलब क्या होता है, बोटनी का मतलब होता है कि वनस्पतियों का अध्ययन, और वनस्पति विज्ञान की जो जो उसके बारे में अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट होते हैं उसको हम लोग किस रूप में, तो उसे हम लोग बोटनिस्ट के रूप में जानते हैं। तो ये जो बोटनिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पादप है, ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पादप हैं, वो सिर्फ मृत्यु वाले नहीं, वो जीवित वाले भी, कि पृथ्वी पर जितने भी पादप हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कण पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिसको हम लोग सेल के रूप में जानते हैं, जिनको हम लोग किस रूप में, तो सेल के रूप में जानते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो ये कौन थे भाई, तो स्लाइडेन थे। वही हम बात करें कि 1839 ईस्वी में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था स्वान, जो कि एक प्रकार के ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जो कहां के रहने वाले थे, तो ब्रिटिश के रहने वाले थे, और ये एक प्रकार के जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने बोला कि रे बुड़बक सिर्फ पादप ही नहीं, उन्होंने बोला कि रे बुड़बक सिर्फ पादप ही नहीं, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने जीव जंतु भी है ना, वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, शैवाल ही क्यों ना हो, उन्होंने साइनोबैक्टीरिया क्यों ना हो, उसके बाद हम बात करते हैं कि वो जानवर यानी कि कुत्ता बाघ मानव ही क्यों ना हो, वो सभी के सभी क्या है, तो अत्यंत सूक्ष्म पार्टिकल्स यानी इस कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जब इन दोनों की बातों को मर्ज किया गया ना, इन जब दोनों की बातों को मर्ज किया गया, और मर्ज करने के बाद एक थ्योरम को लाया गया, एक सिद्धांत को लाया गया, जिस सिद्धांत को हम लोग किस रूप में, जिस सिद्धांत को हम लोग कोशिका सिद्धांत के रूप में जानते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, अब आपका जवाब तो मिल गया होगा। तो मेरे कहने का मतलब थोड़ा धैर्य बनाओगे तो सबका जवाब मिलेगा, एक एक का बदला लेगा, एक एक का जवाब देगा ये फैजल, डोंट वरी, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो सेल थ्योरी है, साथ ही ध्यान रखना कि जो सेल थ्योरी है, दिस सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया, तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था, और ये कब दिया गया था, 1838-39 में दिया गया। इस बात को आप लोग याद रखना। अब इस कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बातें कही गई थी, हम बोल सकते हैं कि पहला बात कहा गया था कि सभी जीव जंतु तथा पादप, सभी जीव जंतु तथा पादप के बारे में बात करते, तथा पादप कोशिकाओं, कोशिका तथा पादप, कोशिका तथा उसके उत्पाद से मिलकर, कोशिका तथा उसके उत्पाद से मिलकर, तथा उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, कोशिका तथा उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो इस बातों को इस सिद्धांत के माध्यम से कहा गया, और ये सिद्धांत दिया किसके द्वारा दिया गया था, तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। जो स्लाइडेन एक प्रकार के जर्मन बोटनिस्ट थे, और स्वान ने 1839 में इसको बताया, और कौन थे, तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों के सिद्धांतों को आज हम लोग कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के रूप में जानते हैं। और इस सेल थ्योरी के यानी इन दोनों के अनुसार, इन दोनों के कथनानुसार दो बातें कही गई। पहला बात यह कहा गया भाई कि सभी जीव जंतु तथा पादप, जितने भी जीव जंतु और पादप है हमारी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं ना, ऑल आर मेड ऑफ सेल्स, यानी सभी के सभी किसके बने हुए हैं, तो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। इसके बारे में किसने बताया था, तो इन दोनों के द्वारा बताया गया था। इस बात को बताया, और एक चीज और बताया कि हमारी बॉडी के अंतर्गत में जो कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, स्वतः होते रहता है। इन्होंने पहला कंडीशन तो ये दिखा रखा, जो दूसरा बात को रखा भाई कि शरीर में कोशिका का, शरीर में कोशिका का निर्माण स्वतः, कोशिका का निर्माण स्वतः होता है। अब ध्यान देना भाई, हम बात कर रहे हैं कि शरीर में कोशिका का निर्माण क्या होता है, तो स्वतः होता है, अपने से होता है। लेकिन जब इनसे पूछा गया, अरे भाई तूने तो बोल दिया कि कोशिका का सिद्धांत तो स्वतः होता है, बट कैसे, हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, जब इसे पूछा गया तो बोले कि रे तेरी तो ये तो हमको पता नहीं।
जब इस बात को उनसे बात पूछा गया, उन्होंने बोला कि हमारे शरीर में कोशिकाओं का जो निर्माण है स्वतः होता है। ठीक है, भाई स्वतः होता तो कैसे होता है भाई? जब इनसे पूछा गया तो बोले कि ले हमको तो पता ही नहीं है। तो इन्हीं की बातों को फिर इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट हुआ, और रिसर्च करते करते बातें पहुंच गई। बातें कहां पहुंच गई भाई? तो 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आते हैं, जिन साइंटिस्ट को हम लोग रुडोल्फ विर्चो के रूप में जानते हैं। जिस साइंटिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो रुडोल्फ विर्चो के रूप में जानते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो स्लाइडर और स्वान ने बताया था उस बात तो सही है, जो स्लाइडर और स्वान ने बताया है उस बात तो सही है, लेकिन उन्होंने एक बात को और बताया कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, जो पुरानी हमारी कोशिकाएं होती है ना, वही विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। उन्होंने बोला कि जो पुरानी, मान लो कि पुरानी कोशिका है, अब ये विभाजित होकर क्या करती है? तो दो नई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का ये क्या करता है? तो निर्माण करता है। इसको ध्यान देना। और जिस कोशिका का विभाजन होता है, ये जो कोशिका है, जो जिसका ये कोशिका, जिस कोशिका का विभाजन होता है ना, उसको हम लोग किस रूप में? उसको हम लोग पेरेंट सेल बोलते हैं। पेरेंट सेल कहने का मतलब कि उसको मातृ, पेरेंट मतलब क्या होता है? मातृ पिता, माता पिता होता है, तो मातृ या पितृ कोशिका के रूप में जानते हैं। और इसको लोग पेरेंट सेल, और जिनका विभाजन हो जाता है ना, उसको हम लोग किस रूप में? उसको हम लोग डॉटर, उसको हम लोग डॉटर सेल के रूप में जानते हैं, यानी कि उसको हम लोग संतति कोशिका कहते हैं। भाई डॉटर मींस क्या होता है? बेटी होता है, तो संतति कोशिका के रूप में इसको जाना जाता है। इस बात को बताया गया था किसके द्वारा? तो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो के, रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला भाई? हमारे इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सभी, इनसे पहले जो बताए थे, कौन बताया था? तो वो साइलेंट स्वान ने बताया था, लेकिन उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया, रुडोल्फ विर्चो। सबसे पहले इन्होंने इस बात को देखा था कि कोशिकाओं का विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप जो नए नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। जिसका विभाजन होता है उसे हम मातृ यानी कि पेरेंट सेल कहते हैं, लेकिन जिसका विभाजन हो जाता है, जो नई कोशिकाएं जो बनती है, उसको हम डॉटर सेल यानी कि उसको हम लोग संतति कोशिका के रूप में जानते हैं। अब ध्यान देना कि इसके लिए उन्होंने टर्म दिया, और उन्होंने एक शब्द दिया भाई, टर्म दिया है, शब्द यानी कि टर्म को प्रपोज किया। कौन सा टर्म है भाई? तो उस टर्म को हम लोग किस रूप में? तो ओमनी सेलुला, ई सेलुला के रूप में जानते हैं। तो एचडी जो है हमारे एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसमें ओमनी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। साथ ही याद रखना इसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग होता है, इस चीज को ध्यान देना। मतलब पुरानी, प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या? पुरानी। सेलुला का मतलब होता है पुरानी सेल से, सेल। ई का मतलब होता है टी, टू यानी कि हम बोल सकते हैं कि टू मतलब सी होता है, पुरानी सेल से। सेलुला का मतलब होता है सेल, यानी कि सेल का क्या होता है? तो पुरानी सेल से, पुरानी सेल से सेल का निर्माण होता है, इस बात को याद रखना। और इस टर्म को किसके द्वारा दिया गया था? अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आप क्या बताइएगा भाई? ये जो टर्म है वो रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का जो विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद उन नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, इसलिए उन्होंने एक टर्म को दिया था। और जब इसने इस बात को बताया, और उसी से कहा गया कि भाई चलो ठीक है, सेल थ्योरी तो उसने दिया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी होता है, लेकिन हम बात करते हैं किसके बारे में? कि जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, अगर हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी, ध्यान देना, मॉडर्न में आधुनिक होता है, सेल में कोशिका, थ्योरी में सिद्धांत, यानी बोल सकते हैं कि आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो दिया गया था आधुनिक कोशिका सिद्धांत, वो किसके द्वारा? तो ये जो दिया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। ठीक है, एक बार कमेंट को ऑन करते हैं। यूकैरियोटिक रूप में जानते हैं, तो ये हमारी कोशिकाओं के प्रकार के बारे में बात करते हैं, और याद रखना। ठीक है, चलो एक लोग कमेंट कर रहा है अक्षय कुमार कि सर सेल थ्योरी कब बताया गया था। अब बताओ आप लोग को इसको जवाब क्या देना चाहिए? अब आप लोग खुद बताओ, कौन है भाई? अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार बोल रहे हैं कि सर सेल थ्योरी कब बताया गया था? हाँ, अभी जस्ट मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो एक कोशिकीय होते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि दो या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। इस चीज में आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो हम बात करें कि वो कौन से। अब इसकी हमको डिफिनेशन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कोशिकीय करने का मतलब कि जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है। और इसके हम लोग अगर उदाहरण के बारे में बात करते हैं, तो याद रखना कि जितने भी जीवाणु है, जितने भी बैक्टीरिया है, या फिर बोल सकते हैं कि जो नीलहरित शैवाल है, नीलहरित शैवाल के बारे में बात करते हैं, वो इसी के अंतर्गत में आता है। या फिर बोल सकते हैं कि जितने भी प्रोटोजोआ है, वो सभी के सभी का जो शरीर होता है ना, वो कैसा होता है? तो एक कोशिकीय होता है। वही हम लोग बहुकोशिकीय के बारे में बात करते हैं कि इसका उदाहरण क्या होगा। तो साथ ही याद रखना, इसका जो उदाहरण होगा, जितने भी कवक है, हम बात करते हैं किसके बारे में? कवक के बारे में। फिर हमने बात किया पादप के बारे में, फिर हमने बात किया जंतु के बारे में, ईटीसी। ये सभी के सभी हमारे एक प्रकार के क्या होते हैं? तो बहुकोशिकीय होते हैं, क्योंकि इनका जो शरीर होता है ना, वो एक कोशिका से मिलकर नहीं बना होता। ठीक है, तो ध्यान देना साथी कि ये हमारे एग्जांपल्स, मैंने बोला कि जो एक कोशिका से मिलकर नहीं बना होता उसको बहुकोशिकीय कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, और ये जो हमारा क्या है, तो कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना उसको हम लोग किस रूप में, तो वो हमारे क्या है? तो ये हमारे सभी के सभी क्या है? तो इसके एक कोशिका के एग्जांपल्स है जो आप लोग के सामने रहा, जिसके अंतर्गत में अमीबा भी बोल सकते हैं, यूग्लिना। अमीबा यूग्लिना के बारे में बात करते हैं, हमारे एक प्रकार के प्रोटोजोआ है। ठीक है, क्लाइडोमोनास हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, सभी के सभी क्या है? हमारे एक प्रकार के शैवाल्स होते हैं, वो सभी के सभी हमारे इसके अंतर्गत में आते हैं, जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। मेन जो बातें होगी हमारे प्रोकैरियोटिक में होगी और यूकैरियोटिक में होगी। अब इस बातों से हमारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ लिखते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ लिखते हैं यूकैरियोटिक। एक तरफ क्या लिखते हैं? प्रोकैरियोटिक, और जो दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग यूकैरियोटिक। दूसरी तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक।
ध्यान देना कि प्रोकैरियोटिक किसे कहता है और यूकैरियोटिक किसे कहता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करने हैं, ठीक है। तो ध्यान देना हमारी बात जो है प्रोकैरियोटिक में हमारे दो वर्ड आ रहे हैं, जिसमें से एक प्रो का मतलब होता है प्री, प्री या फिर हम लोग प्रिमिटिव बोल सकते हैं इसको। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्रारंभिक। ध्यान देना ये हमारा प्रो का मतलब क्या होता है प्रिमिटिव, जिसका मतलब होता है प्रारंभिक, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। यानी कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। साथ ही याद रखना न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। वैसी कोशिका, एक वैसी कोशिका जिसका जो केंद्रक होता है ना, एक वैसी कोशिका जिसका जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, तो प्रारंभिक अवस्था में होता है। यानी बोल सकते हैं एक वैसी कोशिका जिसका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है भाई, तो अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित बोले तो अल्प विकसित इसको क्यों मानेंगे भाई, क्योंकि इसके ऊपर हम विकसित तब मानेंगे, आपको पता होना चाहिए जो हमारा सेल है ना, उस सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को हम विकसित तब मानेंगे जब इसके ऊपर क्या होगा, तो एक झिल्ली पाया जाएगा। जब झिल्ली नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि भाई विकसित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना साथी, हमने बोला कि हमारा केंद्रक जो है ये अल्प विकसित है, ये हमारा केंद्रक जो है अल्प विकसित है, और इसको अल्प विकसित हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो केंद्रक झिल्ली होती है ना, अगर हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साथ ही ध्यान देना कि केंद्रक झिल्ली जिसको हम लोग किस रूप में, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं, तो याद रखना कि इसके ऊपर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखना। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा केंद्रक जो है अल्प विकसित है, और इस प्रकार के जो केंद्रक वाले जो सेल्स होती है ना, उस सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक रूप में जानते हैं। यानी इस प्रकार के जो केंद्रक वाले जो सेल होते हैं ना, उस प्रकार के सेल को हम लोग किस रूप में, तो प्रोकैरियोटिक रूप में जानते हैं, प्रोकैरियोटिक रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। सेम अब हम यहां बात करेंगे यू का मतलब क्या होता है। यू का मतलब होता है वो, यानी कि हम बोल सकते हैं डेवलप, इसका मतलब बोल सकते हैं कि एक प्रकार का डेवलप्ड होता है। और कैरियोटिक वही कैरियोटिक वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसका मतलब क्या न्यूक्लियस। डेवलप्ड का मतलब क्या होता है भाई, विकसित। एक वैसी कोशिका जिसका जो केंद्रक होता है ना, जिसके हम लोग केंद्रक के बारे में बात करते हैं, वैसी कोशिका जिसका जो केंद्रक होता है पूरी की पूरी तरह विकसित होता है, डेवलप होता है ना, उसे हम लोग किस रूप में, तो उसे हम लोग यूकैरियोटिक रूप में जानते हैं। और मैंने एक वर्ड बताया था कि केंद्रक को हम लोग डेवलप तब कहेंगे, हम लोग केंद्रक को डेवलप तब कहेंगे जब उसकी केंद्रक, उस केंद्रक के ऊपर हम बात करते हैं कि जो केंद्रक झिल्ली होती है, यानी हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, जो केंद्रक झिल्ली है जो पाया जाएगा, वो पाया जाएगा, तब हम बोलते हैं कि हमारा केंद्रक क्या है, तो डेवलप है। और उस डेवलप यानी कि विकसित केंद्रक वाले जो कोशिका होती है उसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। भाई जो अल्पविकसित वाली कोशिकाएं होती है उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। आपने देखा कि क्या प्रोकैरियोटिक के ऊपर हमारे केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। इसके अंदर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, पाया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना कवक जो एक प्रकार का बहुकोशिकीय होता है। सर वायरस से क्या यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर। वायरस जो है सेलुलर है नहीं, असेलुलर है। दीपक कुमार पासवान, वायरस क्या है, असेलुलर है, ठीक है। कवक क्या होता है सर, कवक मैंने बोला ना कि कवक एक प्रकार का यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर, यूनि मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। अब कोशिकांग के रूप में कौन कौन से होता है भाई, कोशिकांग के ऊपर कौन कौन से होता है, हम लोग इसके बारे में बात करें तो ध्यान देना कोशिकांगों के बारे में बात करते हैं कौन कौन से। तो हम लोग बड़े बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कौन कौन से भाई, जैसे हम बात करते हैं कि क्या इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो बोला नहीं पाया जाता। क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो बोला पाया जाता है। तो बोलना क्या बोलोगे भाई, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और भी बहुत सारी कहानियां आप लोग इसको नोट भी कर लिए होंगे सर। अगर हम बात करते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है, हम बात करें कि जो गोल्जी बॉडी के बारे में, जिसको हम लोग गोल्जी काय कहते हैं, क्या इसमें गोल्जी काय पाया जाता है, नहीं पाया जाता। क्या इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ध्यान देना कि हाँ एक जो कोशिकांग है राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इसकी जो शेप होती है ना 70s होता है, एज पर सेवल्टबर्ग होता है। हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, सभी कोशिकांगों के बारे में एक एक करके पढ़ना है। मैंने बोला गोल्जी काय, राइबोसोम, और उसके बाद लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं कि क्या इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, तो याद रखना कि इसके अंदर लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। फिर हमने बोला कि क्या इसके अंतर्गत में केंद्रक तो नहीं पाया जाता, मैं पहले ही बोल दिया। उसके बाद में क्या इसमें अंतःप्रद्रवी जलिका, अंतःप्रद्रवी जलिका के रूप में जानते हैं, तो यह जलिका इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, जिसको हम ईआर कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें नहीं पाया जाता। वही ये सब जो पार्ट मैंने लिखा ना, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर में गोल्जी क्या पाया जाता है, तो हाँ गोल्जी क्या पाया जाता है। क्या इसमें राइबोसोम पाया जाता है, तो हाँ राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम की इसमें आकृति किसमें होती है, तो 80s होता है। ध्यान देना राइबोसोम की जो आकृति होती है वो 80s वाला होता है। फिर हम बोल सकते हैं कि जो लाइसोसोम होता है, ध्यान देना कि जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम इसमें पाया जाता है। फिर लोग बात करते हैं कि जो अंतःप्रद्रवी जलिका होती है, अंतःप्रद्रवी जलिका जिसको हम ईआर कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जलिका जिसमें हम ईआर कहते हैं, भी इसमें पाया जाता है। उसके साथ साथ इस तरीके से पाए जाते हैं। फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो किसको किसी किसी जीवों में पाया जाता है, आगे हम लोग सेल ऑर्गन पढ़ेंगे ना, वहां पर चीजों को बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान देना कि जितने भी ऑर्गन्स आप देख रहे हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो वो ऊर्जा का निर्माण करता है। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स बहुत मतलब कि उससे जो भी संबंधित क्वेश्चन हमारे क्रिएट होते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। सब जितने भी सेल ऑर्गन को मैंने लिख रखा है ना, सेल ऑर्गन, जितने भी सेल ऑर्गन, इन सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान देना कि एक जो हमारा क्या होता है भाई, हम बात करेंगे एक जो हमारा बात कर रहे हैं भाई किसके बारे में, कि ये जो है हम चर्चा करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है भाई। देखो जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं, ये जो जेनेटिक मटेरियल जिसको हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो एक वैसा पदार्थ, एक वैसा पदार्थ, कोई बात नहीं मुस्कान जी मत समझिए आप, मैं इसको पढ़ेंगे हम लोग। 70s क्या होता है और 80s क्या होते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। सर कोशिका वृद्धि किसमें होती है, नहीं पाया जाता ना,
अगर बैक्टीरिया में कुछ का अनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता तो बैक्टीरिया कब का विलुप्त हो गए होते, लेकिन आज भी हैं। इट मींस ये है कि उसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, तो अनुवांशिक गुण तथा लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ध्यान देना कि हमारी जेनेटिक मटेरियल इसमें, और इसमें भी क्या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, हम लोग भी जेनेटिक मटेरियल है भाई, हम लोग भी क्या जेनेटिक मटेरियल हम लोग में पाया जाता है, यानी इसमें भी पाया जाता है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि जेनेटिक मटेरियल ग्रुप में इसमें क्या होता है, तो डीएनए होता है, और हम लोगों में भी क्या होता है, तो हम लोगों में भी डीएनए होता है। बट मेरे दोस्त याद रखना कि इसका जो डीएनए होता है ना, अगर हम बात करें इसकी जो डीएनए, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का डीएनए किस आकार का होता है, तो याद रखना इसका जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है, यानी बोल सकते हैं कि इसका जो डीएनए होता है वृत्ताकार होता है, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि सिंगल हेलिक्स होता है। ध्यान देना, ये सिंगल हेलिक्स होता है, हेलिक्स का मतलब ये एकल कुंडलित होता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग याद रखना कि डीएनए इसकी कैसी होती है, तो सर्कुलर भी होता है और सिंगल हेलिक्स होता है। बट हमारे शरीर में जो डीएनए होता है ना साथियों, ध्यान देना, वो डबल हेलिक्स होता है। हम आगे बताएंगे कि डीएनए कितने प्रकार के डीएनए किससे बनता है, सबके बारे में बात करेंगे। डबल हेलिक्स का मतलब कि द्विकुंडलित, द्विकुंडलित संरचना इसकी होती है, इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे डीएनए भी होते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इससे प्रोकैरियोटिक जीव में कौन कौन से उदाहरण होंगे, अगर मान लो इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं साथी, उदाहरण हमारे कौन हो जाएगा, तो जीवाणु हो जाएगा, फिर हम बोलते हैं कि नीलहरित शैवाल हो जाएगा, इटीसी। यूकेरियोटिक की बात करते हैं कि इसमें उदाहरण में क्या होगा भाई, तो इसमें उदाहरण में हम लोग शैवाल को याद रखते हैं। ये जो नीलहरित शैवाल मैंने लिखा है उसको साइनोबैक्टीरिया होता है। शैवाल हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया, इटीसी हो गया, हम सभी लोग इसी में आते हैं।